नमस्कार दोस्तों, मैं आद्या आपकी मेंटोर और गाइड आप सभी का स्वागत करती हूँ सिविल्स डेली के इस खास प्रोग्राम में, जहां मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम योर यूपीएससी सीएससी एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप तक हम सिर्फ उन मुद्दों को ही पहुंचाएं जो आपके एग्जाम और यूपीएससी के सिलेबस के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जुड़िए हमारे साथ सीडी यूट्यूब डेली रिचुअल्स पर अगर आप अपनी तैयारी को और पावरफुल और कॉम्पैक्ट बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस रिजीम के तहत हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए कुछ प्रोग्राम्स जिसमें प्रीलिम्स लेवल की अगर हम बात करें तो एमसीक्यूज होंगे आपके लिए स्ट्रैटेजी और एक्सप्लेनेशंस के साथ। वहीं पर अगर हम मेंस और प्रीलिम्स दोनों को कंबाइन लेकर चलें तो आपके लिए 3 प्रोग्राम्स ला रहे हैं, जहां पर स्पेसिफिक करंट अफेयर्स एनालिसिस होगा डेली बेसिस पर, जो कि मैं आद्या राय लूंगी। एडिटोरियल और ओपेड एनालिसिस सिद्धार्थ सर ले रहे हैं, जहां वो आपको बताएंगे कि कैसे आप एडिटोरियल को यूज कर सकते हैं अपने मेंस एग्जामिनेशन में। और उसी के साथ साथ एक्सप्लेनर होगा जो अंजुम सर ले रहे हैं, जहां वो आपको एक पूरी डीप इंसाइट देंगे और आप एनालाइज कर सकते हैं पूरे टॉपिक को, जो स्टैटिक और करंट पोर्शन दोनों को कवर होता दिखेगा। इतना ही नहीं बल्कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू इन तीनों लेवल को कंबाइन करने के लिए हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वीकली वेबिनार्स, जहां पर आपकी मुलाकात होगी यूपीएससी सीएससी टॉपर से, जिनके थ्रू आप जान सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी पूरी जर्नी कवर की सिविल सर्विसेज की, हाउ दे हैव अटेम्प्टेड द थिंग्स इन देयर होल जर्नी ऑफ यूपीएससी। उन्होंने स्ट्रैटेजीज क्या ली, उन्होंने सोर्सेज क्या लिए, उनका डेली स्केड्यूल क्या था, उनका पढ़ने का तरीका क्या था, उनका आंसर राइटिंग कैसा था, उन्होंने एसे राइटिंग कैसे किया, किस टीचर के अंदर किस मेंटोर से उन्होंने गाइडेंस ली, ये सारी तमाम जानकारियां आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज की खबरों का सिलसिला। देखते हैं कि आज के अखबार में, आज के न्यूज़पेपर में, द हिंदू में हमारे लिए यूपीएससी एग्जाम लायक क्या है। तो हमारी जो सबसे पहली खबर है ध्यान देने की, वो है ओमिक्रॉन न्यू वेरिएंट ऑफ कंसर्न। देखिए, इस खबर ने सबको फिर से दहला दिया है, क्योंकि थर्ड वेरिएंट जो निकल कर आया है हमारे कोविड का, दैट इज B1.1.529। ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है हमारे वेरिएंट का, और एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि फ्रॉम द गिवन वेरिएंट्स विच वेरिएंट जो है उसकी स्प्रेडेबिलिटी सबसे फास्ट है, सबसे ज्यादा म्यूटेंट्स वो क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि इससे पहले जो हमारे वेरिएंट्स आए थे उनके मुकाबले इसकी जो स्प्रेडेबिलिटी है, उसका रेट जो है वो कहीं ज़्यादा है। ठीक है, मतलब कहीं ज़्यादा खतरनाक है। ऑल्सो इस वेरिएंट को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है आज के एक्सप्लेनर के अंदर। आप उस प्रोग्राम को देख सकते हैं, क्योंकि उसमें अंजुम सर ने बहुत अच्छे से ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर किया है। इसी के साथ साथ कोविड वेरिएंट्स की जो यहाँ मैंने एक पूरी लिस्ट दी हुई है आपको, आप ये भी देख सकते हो कौन से कंट्री से कौन सा वेरिएंट है और उसका क्या साइंटिफिक टर्म है, ये भी आप अपने लिए देख सकते हैं। गूगल पर भी ये इमेज आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। हमारी जो आज की दूसरी खबर है बेसिकली, वो है हमारे जीएस पेपर 2 से। अब देखिए क्या हुआ कि कल था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे, राइट, और 72nd कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है कल मनाया गया है। तो मोदी जी ने वहाँ पर कुछ स्पीचेस भी दी हैं और बात की गई है किसे, डेमोक्रेसी को लेकर, राइट। अब डेमोक्रेसी का जो फंडा है ना वो बहुत बड़ा है। आज के न्यूज़पेपर में 2 न्यूज़ कम से कम हमें मिलेंगी डेमोक्रेसी के ऊपर डायरेक्टली, और वहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस आना भी। तो सबसे पहली बात जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे जो कि कल था 26 नवंबर की तारीख को, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी घटनाएं घटी थी 26 नवंबर को, मैंने आपसे कल पूछा था। ओके, और जहाँ तक है कॉन्स्टिट्यूशन डे की, तो उसे संविधान दिवस भी कहा जाता है, नेशनल लॉ डे भी कहा जाता है। ओके, इस दिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, और एज इट इज़ लाइन, अगर आप प्रियम्बल को देखें तो उसमें लिखी भी हुई है कि वी डू हेयर बाई अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दिस डे, और डेट वगैरह दी हुई है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन डे
इंडिपेंडेंस के टाइम से या जब से हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया उसी टाइम से मनाया जा रहा है, या रिसेंट में ऐसा कोई अभियान आया है, कोई मिशन आया या डिक्लेयर हुआ, ये कब से हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं, ये आपका आज का क्वेश्चन है। फ्रॉम व्हेन आर वी सेलिब्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन डे और द नेशनल लॉ डे? ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखकर बताइएगा, मैं भी देखूं कि आप कितने अवेयर हैं इस फैक्ट से। ओके, अच्छा, मैं बार बार ये ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछती हूँ आपसे बीच बीच में, सो दैट अगर कभी भूले भटकाए एग्जाम में ऐसे पूछ दिया तो आप वहां पर याद रहेगा आपको हमेशा कि हाँ, ये क्वेश्चन तो हमने डील किया था इस क्लास में, और वो आप कनेक्ट कर सकेंगे, वो आप कभी नहीं भूलेंगे। ओके, तो ये कहीं ना कहीं हम एक तैयारी कर रहे हैं अभी से आने वाले जो हमारे नेक्स्ट ईयर में जो हमारा एग्जाम है यूपीएससी का, उसके प्रीलिम्स के लिए। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या खास है इस न्यूज़ में। तो जैसा कि मैंने बताया, अडॉप्ट किया था हमने इसी दिन 26 नवंबर को अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। अब मोदी जी ने स्पीच में कुछ कुछ चीज़ों पर जो है फोकस किया। सबसे जो पहली चीज़ थी, उन्होंने बोला, जैसा कि आप हेडिंग में भी देख सकते हैं, कि फैमिली बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, दे आर अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी, राइट? वाई दे आर थ्रेट? अब ये भी बात है, इन्होंने इसका मतलब ये कि इन्होंने सीधे सीधे कहीं ना कहीं बोला है कि भाई जो पारिवारिक राजनीति है ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज में जो परिवार चल रहे हैं, एक तरह से सीधा निशाना साधा है इन्होंने कांग्रेस के ऊपर कहीं ना कहीं। ठीक है, तो उसको इन्होंने बोला कि भाई जो ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स खेली जा रही है, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है, राइट? दूसरी चीज इन्होंने कही फैमिली बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज की, ये भी ऑलमोस्ट सेम चीज है। और तीसरी चीज थ्रेट टू डेमोक्रेसी बताया इन्होंने, और बोला कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका माइंडसेट जो है वो कॉलोनियल है। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने देश का जो डेमोक्रेसी है, जो उसके फंडामेंटल मूल कर्तव्य हैं, बेसिकली जो मूल हमने अपने प्रियम्बल में जो चीज़ें अडॉप्ट की हैं, वो बनी रहनी चाहिए। और इसी के साथ इन्होंने भीमराव अंबेडकर जी को याद किया, उन्हें होमेज पे किया। और इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने कही अपने पूरी स्पीच में, और वो थी 26 टेरर अटैक्स इन मुंबई, जो आतंकवादी हमला हुआ था 26/11 के नाम से जिसे हम जानते हैं, उसकी भी चर्चा इन्होंने की। सो ये था इस पूरी न्यूज से रिलेटेड। जो हमारी दूसरी न्यूज थी वो भी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी से ही रिलेटेड थी। ओके, जीएस पेपर 2 का टॉपिक है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का टॉपिक है। यहाँ पर प्रेसिडेंट जी ने बात की है डेमोक्रेसी की, बट यहाँ पर थोड़े से मापदंड दूसरे हैं। मोदी जी ने जहां क्वेश्चन उठाया है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पर, मोदी जी ने जहां क्वेश्चन उठाया है डेमोक्रेसी को थ्रेट पर, वहीं पर हमारे प्रेसिडेंट साहब रामनाथ कोविंद जी ने क्वेश्चन उठाया है, क्वेश्चन नहीं उठाया, डिक्लेयर किया है उन्होंने, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी की बात की है। अब उन्होंने कहा कि भाई देखो, अपोजिशन हो चाहे रूलिंग पार्टी हो, ओके, दोनों का काम यही है कि भाई हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारी जो कंट्री है, हमारी जो पार्लियामेंट है, वो करार रहे, बिल्कुल इंटैक्ट रहे, उसकी ही बात इन्होंने की है। और इन्होंने कहा कि ये फर्क नहीं पड़ता कि आप जो है वो किसी रूलिंग पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो या अपोजिशन में बैठ रहे हो, लेकिन हाँ, आपका ये है, आपसे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यू विल बी द डिफेंडर ऑफ द डिग्निटी ऑफ पार्लियामेंट, जो हमारी पूरी पार्लियामेंट है उसकी डिग्निटी को आप बरकरार रखेंगे। ठीक है, और तो और इन्होंने अपोजिशन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल भी कहा। उन्होंने कहा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट बेसिकली ऑफ डेमोक्रेसी। वाई? क्योंकि अगर जो रूलिंग पार्टी कर रही है वो करते जा रही है, राइट, और उसका कोई विरोध नहीं कर रहा, कोई ये पॉइंट आउट करने वाला नहीं है कि साहब आप गलत कर रहे हैं या गलत नहीं कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं निकाल सकता, कोई उस पर ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता, तो एक बैलेंस नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से डेमोक्रेसी पर बात की गई है यहाँ भी, और पार्लियामेंट को कहा गया कि भाई वो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है। टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी से सीधे मतलब है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी बरकरार रहती है। ओके, ये चीजें हमारी हुई। और उसी के साथ साथ जो कुछ और न्यूज़ भी थी हमारी इससे रिलेटेड, वो ये था कि इन्होंने सबने अपने अपने बेसिकली व्यू पॉइंट्स दिए। वेंकैया नायडू जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी बोला,
ओके। और इसके साथ साथ ओम बिरला ने भी कुछ बातें कही, तो सबने लगभग लगभग अपनी अपनी बातें एक दूसरे तक पहुंचाई। किसी ने ऑलमोस्ट सबने ही यहाँ पर डेमोक्रेसी को बढ़ाकर रखने की बात, बनाए रखने की बात की गई है। तो आप मुझे यहाँ पर, आपसे मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक देखो, डेमोक्रेसी ना, जब से आप स्कूल टाइम से आपको याद होगा, डेमोक्रेसी को याद करने के लिए हम सब हमेशा से एक ही रूल रखते थे। क्या रखते थे? टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो आप मुझे ये बताओ कि ये आया कहाँ से, ये टर्म कहाँ से आया, या ये जुमला कहाँ से आया, ये किसने दिया? बहुत इजी है, एवरीबडी वुड बी रिमेम्बरिंग दिस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। हमारी जो अगली खबर है वो कहती है कि एक शो था बंगाल में, बेसिकली आर्ट एंड कल्चर का ये न्यूज़ है, कोलकाता से रिलेटेड। जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर का घरे बहरे के नाम से एक शो चलता था, ठीक है। पॉपुलर म्यूजियम एग्जीबिशन उसको हम कहते हैं, और कोलकाता में होता था। ये कहाँ होता था, ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्रीलिम्स में। वो डायरेक्ट पूछेगा कि भाई ये कहाँ होता था, इसका कल्चर से क्या लेना देना है, बिल्डिंग है तो क्या है, उसमें था क्या बेसिकली। तो लगभग बोला जाता है कि बंगाल आर्ट को जो है, 200 ऑफ बंगाल आर्ट को इस म्यूजियम में कवर किया गया है, ठीक है। और अब इसे जो है शट डाउन करने की बात की गई है। ओके, आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए हाईलाइट भी कर दिया है, आप सिर्फ इस पार्ट से भी जा सकते हैं। और जो बेसिकली ये गैलरी है ना, इसका नाम जरूर देख लेना, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी इस पर काम कर रही है। और एक हमारी प्राइवेट एंटिटी है DAG म्यूजियम्स करके, ये दोनों ही इस पर काम करते थे। किसका है ये घरे बहरे जो ये है मेन, हु हैज रिटन दिस? सो इट वाज नन अदर देन गुरुदेव, राइट। अब मैंने गुरुदेव कहा है तो आप उससे समझ ही जाएंगे कि ये किसका था। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर जी का। और घरे बहरे पे एक मूवी भी आ चुकी है। ओके, नॉवल तो खैर है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की, और इससे, इस नॉवल से इंस्पायर होकर के जो है सत्यजीत राय ने इस पर मूवी भी बनाई थी, ठीक है। कोशिश करिएगा मुझे थोड़ी इंसाइट्स देने की इस मूवी के बारे में। ओके, इस फिल्म के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं, मैंने कभी देखी नहीं, क्योंकि तो अगर आप में से किसी ने देखी हो तो प्लीज़ बताइएगा। ओके, और ये हमारी पूरी न्यूज़ थी। ऑलराइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है, दिल्ली एयर टर्न्स टॉक्सिक अगेन। भाई साहब, दिल्ली में जो प्रदूषण होता है ना, इस टाइम पर जो पॉल्यूशन है, जीएस पेपर 3 का टॉपिक पॉल्यूशन। अभी कल ही हमने डिस्कस किया था यमुना के पॉल्यूशन को लेकर के, राइट। और जो हमारा एयर पॉल्यूशन है, ये तो खैर लगातार सालों से ये इशू रहा है इस टाइम पर। स्पेशली जो ये हमारा अक्टूबर नवंबर वाला मंथ होता है, इस टाइम पर पहले ये कहा जाता था कि यार जो ये पैडी फील्ड्स जलाए जा रहे हैं इसकी वजह से है, जो दिवाली के टाइम पर लोग पटाखे फोड़ रहे हैं उसकी वजह से है। बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें एक एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। हम वापस से जो है सीवियर कैटेगरी में चले गए, अभी हम इन कैटेगरीज की बात करेंगे। ओके, कहते हैं कि दिल्ली में अगर आप रह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके फेफड़े कहीं ना कहीं जाम हो रहे हैं, राइट। क्योंकि इतना पोल्यूशन है, आप इतनी ज़्यादा टॉक्सिक एयर का इनटेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान पहुंच रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। तो ये नुकसान जो अभी जो हुआ है, जो ये न्यूज़ आई है बेसिकली आज की, इसका रीज़न बताया गया है कि विंड स्पीड में कहीं ना कहीं कमी आई है, कहीं ना कहीं फॉल हुआ है, जिसकी वजह से जो हमारे पॉल्यूटेंट्स है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं एटमॉस्फेयर में। ओके, और ये भी कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर सिचुएशन ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया है कि लोकल सरफेस विंड्स जो है उनकी, उनको जो है, उनको तेज होने की या इंक्रीज होने की संभावना है। और इवेंचुअली वो जैसे ही इंक्रीज होंगी तो ये चीज भी इंक्रीज हो जाएगी कि भाई जो डिस्पर्जन ऑफ पॉल्यूटेंट्स है, ओके, वो भी कहीं ना कहीं हमारा स्लाइटली इम्प्रूव हो जाएगा, अगर हम बात करें तो। ओके, आगे चलते। अच्छा, इस न्यूज में एक और चीज आई इंपॉर्टेंट उभर कर, वो थी हमारी सफर। ये इनिशिएटिव है
सफर को हम कहते हैं सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च थिंक। ओके, ये किया गया है। और तो सफर जो है ये तो हमारा इंपॉर्टेंट, देखो दो टॉपिक्स निकल कर आते हैं इस न्यूज से जो हमारे इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा AQI और दूसरा हमारा सफर। अब इन दोनों में क्या इंपॉर्टेंट होगा अगर देखें तो सबसे पहले तो ये कि ये कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स को कवर करते हैं, राइट। कौन कौन से लेवल्स होते हैं, सीवियर, गुड, बैड, क्या होता है, कैसे होता है। तो चलिए आइए इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। आप देख सकते हो द AQI इंडेक्स का जो यहाँ पर फिगर दिया हुआ है कि अगर इंडेक्स की वैल्यू 0 to 50 है तो गुड है, 51 to 100 है तो मॉडरेट है, 100 to 150 है तो अनहेल्दी है, एंड 151 से 200 है तो बहुत ज़्यादा 100 to 150 अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स है, और अगर उसके ऊपर भी है तो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है। 200 to 300 वेरी अनहेल्दी, और 300 से लेके 500 तक हैजार्डस है। ओके, तो ये इंडेक्स जो है ये डेली रिपोर्टिंग का काम करता है, किसका, एयर क्वालिटी का। हमारी डेली बेसिस पर एयर क्वालिटी यहाँ पर आती है, और उसी के साथ साथ फोकस किया जाता है कि क्या इफेक्ट पड़ सकता है लोगों की हेल्थ पर। ओके, कि जैसे ही आप ये जो टॉक्सिक एयर है उसको इनहेल करते हो तो आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और उसका एक्सपीरियंस आपको कितने टाइम में हो रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स की तो मैं आपको बता दूं 8 मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स हैं AQI के अंदर जो मेजर किए जाते हैं। वो है हमारे ग्राउंड लेवल ओजोन, देन पर्टिकुलेट मैटर 10, पर्टिकुलेट मैटर 2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया और लीड। ये 8 जो हैं इनको मॉनिटर करता है। और इसके साथ साथ ग्राउंड लेवल ओजोन और एयरबॉर्न पार्टिकल्स जो हैं बेसिकली ये हमारे बहुत ज्यादा लेवल के ग्रेटेस्ट थ्रेट जो है हेल्थ वाइज जो है ये हमें देते हैं। ओके, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। आगे चलते हैं। जो देखो जो सिस्टम है ना एयर क्वालिटी का उसको मॉनिटर करने के लिए सफर लाया गया था, राइट। सफर का फुल फॉर्म ही यही कहता है कि इट इज द सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये क्यों लाया गया था, ये AQ को, एयर क्वालिटी को मेजर करने के लिए लाया गया था। कौन लाया था, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ये अक्सर पूछ देगा आपसे कि भाई किसके द्वारा लाया गया ये, तो ये ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ठीक है, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज को बेसिकली ये मॉनिटर करता है। और ऐसा ही है। डेवलप किसने किया, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे। ओके, एंड इट इज ऑपरेशनलाइज्ड बाय इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD जो है इसको अभी फिलहाल ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशनल रख रखा है, या इस पर ऑपरेशंस मैनेज कर रहा, आप कर सकते हैं। अब जो पॉल्यूटेंट्स हमारे सफर के अंदर हैं वो कौन से हैं, वो हैं हमारे PM2.5, PM10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, टोलीन, जाइलीन एंड मर्करी। ठीक है, ये थोड़े से अलग हैं हमारे एयर क्वालिटी वाले से, तो इसको भी देख लीजिएगा। हमारी नेक्स्ट न्यूज आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में ये भाई डेटा जो है ना बहुत पूछता है। ये वाला जो नीति आयोग जो डेटा देता है MPI का, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स का जो डेटा आता है, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा देखो होते ही इंपॉर्टेंट। अब आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि भाई इस जगह का आप मुझे डेटा बता दो, कैसे पूछेगा, तो वो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देगा। और ध्यान रखना, जहां भी आपको नेगेटिविटी दिखे, जहां भी कुछ डाउट लगे, वहां पर वो स्टेटमेंट 110% गलत होगा ही होगा। तो क्या आई है इसकी रिपोर्ट, देख लेते हैं। सो कहा गया है कि ओवर 50% जो है बिहार पॉपुलेशन वो मल्टी डायमेंशनल पुअर है। अच्छा, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी या मल्टी डायमेंशनल पुअर जब हम कहते हैं तो उससे हमारा मतलब होता है कि इट कंपासेस द वेरियस डेप्रिवेशंस। ठीक है, तमाम तरीकों की डेप्रिवेशंस एक्सपीरियंस किए हुए लोग होते हैं जो हमारे मल्टी डायमेंशनल पुअर आते हैं इन देयर डेली लाइफ, सच एज पुअर हेल्थ, लैक ऑफ एजुकेशन, इनएडिक्वेट लिविंग स्टैंडर्ड्स, disempowerment, poor quality of work, threat of violence, living in areas environmentally hazardous among others। तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है MPI का और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मान के चलो कि भाई कहीं ना कहीं तो ये पूछेगा। अगर कहीं नहीं भी पूछता है
और आप अपना एसे लिख रहे हैं या कहीं ना कहीं मेंस आंसर लिख रहे हैं तो प्लीज इसको कवर करिए, बहुत फायदा होगा, राइट। जहां भी आप कन्वेंशनल एसेज अपने लिख रहे हैं और आप उसको इस इंडेक्स के रेटिंग को डाल सकते हैं, बिहार की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से रिलेट कर सकते हैं। देखो कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन आ ही जाएगा जहां आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो इसके डेटा को एक जगह लिख लो अच्छे से, पैराग्राफ बना के या बुलेट पॉइंट बना के, और उसको जो है ना कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर यूज़ करने की। यकीन मानो +1 मार्क मिलते ही मिलते हैं अगर आप डायरेक्ट ऐसे इंडेक्सेस कोट कर रहे हैं या फिर ऐसे डेटास को कोट कर रहे हो, ठीक है। तो बिहार जो है वो सबसे ज़्यादा पुअर माना गया क्योंकि उसका हाईएस्ट शेयर है मल्टी डायमेंशनल पुअर में, और नीति आयोग इस इंडेक्स को बनाती है। अच्छा, इस इंडेक्स को देखें तो थोड़ा सा अगर आप ये देख लो, 51.9% ऑफ द पॉपुलेशन इन बिहार जो है ये पुअर मानी गई। इसको फॉलो किसने किया भाई? इसी का भाई है झारखंड बगल में, उसके बाद इसका एक और भाई है उत्तर प्रदेश, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है मेघालय। जबकि अगर हम देखें कि लोवेस्ट कौन है, मतलब सबसे अच्छा कौन कर रहा है, जहां सबसे कम पुअर लोग कहाँ हैं, तो वो कहाँ होगा? केरला में होगा। देखो जब भी कुछ अच्छे की बात आए ना, आंख बंद करके अगर ऑप्शन में केरला या तमिलनाडु है, मार देना टिक, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हीं दोनों में से कोई एक सही होगा। ओके, केरला हैज रजिस्टर्ड द लोवेस्ट पॉवर्टी लेवल्स, दैट इज 0.71%, बहुत कम एंड और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। और इसको फॉलो किया है किसने? पुडुचेरी ने 1.72%, लक्षद्वीप 1.82%, गोवा 3.76% और सिक्किम 3.82%, ठीक है। ये मैप भी देख सकते हो आप, इसमें अलग अलग दिया है कि लेस देन 10 कहाँ पर है, 10 से 20 कौन सा राज्य है। ओके, तो इसको एक बार स्टडी कर लेना, आप देख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। लेस देन 10% की अगर हम बात करें तो उनमें स्टेट्स आते हैं हमारे तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम। और ये था हमारा बिहार वाली न्यूज, डेटा की न्यूज बेसिकली। नेक्स्ट हमारी न्यूज है रशिया इंडिया चाइना मीट रिवील्स इंडो पैसिफिक गैप। अच्छा देखो हुआ क्या, ये भी जो न्यूज है हमारी जीएस पेपर 2 यानी आईआर से रिलेटेड है। न्यूज़पेपर में सबसे ज्यादा न्यूज मोस्टली जीएस पेपर 2 से ही आती हैं। रशिया चाइना इंडिया, ये एक RIC इनको कहा जाता था। ओके, RIC के नाम से ये जाने जाते हैं। तो हुआ ये है कि कहीं ना कहीं चाइना और रशिया जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई जो इंडो पैसिफिक चीजें हैं ना हमारी, इंडो पैसिफिक रिलेशनशिप कह लो या इंडो पैसिफिक सिनेरियो कह लो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट है। ओके, और एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट के साथ साथ उनका ये भी कहना है कि यहाँ पे जो पार्टनरशिप है वो इक्वल्स की नहीं है। जबकि वहीं पर वो एशिया पैसिफिक जो है, एशिया पैसिफिक टाइज की जो बात की उन्होंने उन्होंने कहा कि एशिया पैसिफिक हमारा इंक्लूसिव है, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं पार्टनरशिप इक्वल्स है। तो ये चीजें हुई हैं। और RIC क्या है? तो RIC इज अ स्ट्रैटेजिक ग्रुपिंग दैट फर्स्ट टुक शेप इन द लेट 1990s। और ये क्यों आया था? ये आया था टू काउंटर बैलेंस ऑफ द वेस्टर्न अलायंस, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में अलायंस हुआ था कहीं ना कहीं उसको काउंटर करने के लिए ये ग्रुप फाउंड भी किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ एंडिंग इट्स सबवर्जियन फॉरेन पॉलिसी, जिसको गाइड कौन कर रहा था? USA कर रहा था, और इंडिया के साथ अपने ओल्ड टाइज को बढ़ा मतलब सही कर रहा था, रीन्यू कर रहा था एक तरह से। ओके, और टुगेदर अगर हम देखें तो जो ये RIC है ना, ये 19% ग्लोबल लैंड मास कवर करता है। कितना? 19% ग्लोबल लैंड मास कवर करता है और 33% ग्लोबल GDP कवर करता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है काफी, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। अच्छा, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि RIC को जो है इंडिया की जो टाइज थी बेसिकली US, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो कहीं ना कहीं नहीं भाई है। इस वजह से भी ये हमें एक थोड़ा सा ड्रॉबैक देखने को मिल रहा है। ओके, और डेमोक्रेसी ट्रैप की बात की गई है। डेमोक्रेसी ट्रैप क्यों आया? कल ही हमने पढ़ा था कि एक न्यूज़ थी जहां पर US ने ताइवान की डेमोक्रेसी की तारीफ की है, राइट। और इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी, इंडिपेंडेंट तो नहीं लेकिन हाँ उनकी डेमोक्रेसी की तारीफ की है, मॉडर्न डेमोक्रेसी कहा उनको, एक नया उभरता टाइप ऑफ डेमोक्रेसी कहा।
जो कि कहीं ना कहीं चाइना को अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। क्यों? क्योंकि यूएस के काउंटर पार्ट्स है रशिया और चाइना, ठीक है। तो अब इन्हें भी कुछ तो कहना, तो इन्होंने कहा कि भाई तुम नेगेटिव एनर्जी वाले लोग हो, तुम जो कॉन्फ्रेंस हो रहा था, कॉन्फ्रेंस तो नहीं समिट कहेंगे इसको, जो समिट हो रहा था, समिट ऑफ डेमोक्रेसीज, उसमें इन लोगों को इनवाइट नहीं किया गया है, चाइना और रशिया को। तो ये भी एक नेगेटिव एनर्जी लाने की बात कही गई है। ओके, देखो ये सारे टॉपिक्स ना हमारे प्रीलिम्स से तो उतने नहीं आएंगे, लेकिन हाँ मेंस में पेपर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज देख लीजिएगा। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो कहती है फ्रांस स्क्रैप्स माइग्रेंट टॉक्स विथ यूके। अब भाई ये ना एक बहुत ही फनी सिचुएशन हो गई है यहाँ पे, ये भी जीएस पेपर 2 आईआर का पार्ट है। ओके, हुआ क्या है कि फ्रांस ने जो है फ्राइडे को यूएस के साथ, सॉरी यूके के साथ उसकी एक टॉक होनी थी, ठीक है। और वो टॉक जो थी बेसिकली उसका था लेना देना, इट वाज विथ रिगार्ड्स टू दी माइग्रेंट्स क्रॉसिंग लेटर थिंग, ठीक है। बॉर्डर जो क्रॉस कर रहे थे माइग्रेंट्स, उसको लेकर के ये टॉक थी। और हुआ ये कि जो यूके के पीएम साहब थे हमारे, हैं इनफैक्ट बोरिस जॉनसन साहब, उन्होंने पहले तो एक लेटर लिखा किसके, फ्रांस के हेड के नाम, ओके। और उसके कुछ ही देर बाद उन्होंने अपना वो लेटर जो है वो ट्विटर पे पब्लिश कर दिया। ये जो लेटर था वो एक कहीं ना कहीं ही वांटेड टू सेंड दिस लेटर टू मिस्टर मैक्रॉन, ओके, ऑन थर्सडे इवनिंग, एंड जिसमें उन्होंने प्रपोज किया था हाउ टू स्टॉप द माइग्रेंट क्रॉसिंग्स, ओके। जो माइग्रेंट क्रॉसिंग हो रही है फ्रांस से ब्रिटेन में, उसको रोकने की बात उन्होंने की थी। और पता नहीं क्यों उन्होंने जाकर ट्विटर पर ये चीजें कर दी, जो कि फ्रांस को बिल्कुल ही नामंजूर रहा। फ्रांस ने कहा दिस इज अनएक्सेप्टेबल। क्या कहा? दिस इज अनएक्सेप्टेबल। आप दो देशों के बीच की बात को जाके सोशल मीडिया पे भाई कैसे डाल सकते हो, राइट? लेटर लिख रहे हो आप दूसरे देश के हेड को और आप उसको सोशल मीडिया पे पब्लिश कर दे रहे हो, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। और ये हुआ कि भाई जो रिलेशंस थे ऑलमोस्ट दीज टू नेबर्स में, वो काफ़ी टाइम से वैसे तो थोड़े टेंस दिख रहे थे, बट इस मूव ने तो बहुत ही ज़्यादा टेंस कर दिया, ठीक है। और ये टेंस क्यों हुआ? दिस वॉज ड्यू टू बिकॉज ऑफ फॉलोइंग अ सीरीज ऑफ डिस्प्यूट्स ओवर व्हाट, ओवर द ब्रेक्सिट, ठीक है। आपको पता होगा कुछ टाइम पहले थी ये न्यूज़, ओके। तो इसको लेकर था। और जो फ्रांस के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं जेराल्ड डरमेनियन, उन्होंने कैंसिल कर दी भाई ये पूरी की पूरी प्लान्ड टॉक जो थी ब्रिटिश काउंटर पार्ट प्रीति पटेल के साथ, ठीक है। और उन्होंने ये कहा भी कि दैट यू आर नो लॉन्गर इनवाइटेड टू टॉक्स एट द वीकेंड विद अदर यूरोपियन मिनिस्टर्स। और भी यूरोपियन मिनिस्टर्स आ रहे थे, उनके साथ होगी अभी भी, बट इनको जो है मना कर दिया गया है। दिस वॉज ऑल अबाउट दीज न्यूज़, ओके। आप हमारे साथ जुड़िए CD यूट्यूब रिचुअल्स पर। इसका पूरा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर आपके लिए मैंने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। और आशा करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं प्लीज़ कोशिश करिए उन्हें कमेंट बॉक्स में आंसर करने की, क्योंकि इससे आपकी मेमोरी स्किल्स बढ़ेंगी, आपको ही फ़ायदा होगा, ठीक है। और आप अगर इस पूरे सेशन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेंटोरशिप के रिगार्डिंग, तो आप समन्वय के फॉर्म के लिंक को क्लिक करके भी हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.